हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा देने के लिए निकलने के लिए तैयारी कर चुके होंगे और निकलने ही वाले होंगे। आप लोगों को यही कहूँगा मैं कि आज की रात आप लोग बढ़िया से बेचैन बिल्कुल टेंशन फ्री होके सोइएगा। बढ़िया से आप सो के फिर जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पे। बढ़िया सुबह उठ के फ्रेश होके नहा के बढ़िया आराम से फ्री माइंड होके जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारा पेपर गड़बड़ जाएगा या फिर हम ना कर पाए तब क्या हुआ। आप बिल्कुल फ्री होके फ्री माइंड होके एग्ज़ाम में बैठिएगा और जो भी क्वेश्चन आए, जो आपको थोड़ा सा भी फंसाए क्वेश्चन, उसको आप छोड़ते जाइएगा और टिक करते जाइएगा, गोला करते जाइएगा उसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। और फिर एक बार लास्ट में जब आपके पास टाइम बच जाए चारों सब्जेक्ट के बाद, तो आप एक बार उसको पलटते पलटते देखते हुए आंसर टिक करके रखते चले जाइएगा। तो ऐसे करने से आपका टाइम भी बचेगा और दूसरी बात क्वेश्चन भी आप अधिक अटेम्प्ट कर पाओगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी वीडियो पड़ी हुई है कट ऑफ की, जिसमें मैं बताया हूँ आपको कितने क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप सेफ जोन पे रहेंगे। तो लगभग आप उतने क्वेश्चन करके आएंगे तो 100% कह रहा हूँ कि आप लगभग सेफ जोन में रहेंगे। और आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल चल रहा है ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल से। यदि आप इस नाम से सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, मेरा चैनल आ रहा है ऊपर तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं भी आ रहा है तो @ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर 4251 करके आप सर्च करिएगा तो मेरा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा। और मेरे चैनल का लोगो ये है, ये आपको दिख जाएगा और मेरे कई सारे वीडियोज़ भी दिख जाएंगे। मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हूँ पाई एंड चार्ट का, पाई चार्ट का है, पाई चार्ट उस पे है और लाइन ग्राफ है और बार चार्ट है। तो उस पे 3 वीडियो है, 3 तरीके के चार्ट दिए हुए हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा कैसे किया जाता है। उनको करने का नियम क्या है, आपको अगर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और आपका एवरेज ये लगभग तैयार है तो आप उसके सारे क्वेश्चन कर जाओगे। तो कई सारे वीडियोस में डाल चुका हूँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, कई अच्छे क्वेश्चन भी डाला हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जिनके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। और उन कॉन्सेप्ट बेस से यदि आप एग्जाम में सवाल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपका कल का पेपर हम देख लेते हैं कैसा जा रहा है, कैसे आ रहा है। लगभग हमारे क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं ये क्वेश्चन जितने भी मैं उठाया हूँ आपके पेपर को देखते हुए, जो आपका कैलकुलेशन है और जो आप में क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल देखकर मैं ऐसे क्वेश्चन उठाया हूँ कि ये क्वेश्चन आते हैं तो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे सॉल्व करते हैं इनको, आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। किसी संख्या का 27% 72 के 12% के बराबर है। ठीक है, किसी संख्या का 27%, कह रहा 27% क्या है, 27% 72 के 12%। ठीक है, 12% का मतलब बटे हो गया और ये भी बटे हो गया। अब कोई संख्या क्या है, यक्स ही मान लीजिए। यक्स है कोई संख्या जिसका 27% 72 के 12% के बराबर है। बराबर कर लिए, नीचे है 100 कट गया और ये यक्स बराबर यदि हम इसको निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 बटे 27 हो गया गुणे 12। 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 अठे 72 और 3 चौके 12। तो बराबर क्या हो गया, 8 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 832। तो यही आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 32। यही आपका हो जाएगा आंसर। आपका बेस्ट आंसर है 32। बेस्ट ही है या बेस्ट कह सकते हैं या फिर आंसर ही कह सकते हैं, क्योंकि एक ही आंसर है तो उसमें दो आंसर तो है नहीं कि हम बेस्ट कहेंगे या फिर और भी कुछ कहेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 32। आपको ऐसे सॉल्व करना है। यक्स वाले जो यक्स मानने से कतराते हैं उनके लिए यही है कि इतना कर लीजिए, 27 हो गया, 27% में इतना करके इसको आप उधर ले जाइए, कुछ मत मानिए, सीधा पक्षांतर कर दीजिए, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे कैंसिल आउट करके आप आंसर रख सकते हैं एग्जाम टाइम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात कितना है। अब कह रहा है कोई ग्वाला है या फिर कोई दूध वाला है, जो विक्रेता है, दूध को बेचता है, वो लागत मूल्य पर दूध को बेच रहा है।
और उसमें भी 25% का लाभ कमा रहा है। जब लागत मूल्य पर कोई दूध बेचेगा तो आप स्वयं समझिए कि उसमें कुछ ना कुछ पानी मिलाएगा। अब कह रहा है 25% का लाभ कमाता है, बेचकर 25% का लाभ कमाता है और उसमें पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात पूछ रहा है। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि जैसे जितना परसेंट यहाँ दिया हुआ है वो कर लें हम, बटे 100 कर लें, ठीक है, बटे 100 कर लें। तो ये हमारा क्या आता है, ये आता है वाटर और ये आता है मिल्क। यदि दूध पानी मिलाया जा रहा है तो ये वाटर मिल्क का अनुपात आ जाता है। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसको हम क्या करेंगे, कितना है 25, और पूछ क्या रहा है, ये पानी और दूध का अनुपात ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पानी और दूध का अनुपात बराबर 25/100, ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके 100 बराबर कितना आ गया, 1/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। यदि यहीं से हमें दे दे मिश्रण, ठीक है, कोई मिश्रण ज्ञात करना है जो इससे बना है, उस मिश्रण का अनुपात क्या होगा, पानी और मिश्रण का अनुपात क्या होगा। तो पानी तो हमें पता चल गया 1 है और दूध 4 है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा 5। तो पानी और मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/5। ये क्या हो जाएगा, वाटर और मिक्सचर, ठीक है, वाटर और मिक्सचर मतलब मिश्रण, ठीक, ये हो जाएगा पानी और मिश्रण का अनुपात, ठीक। और यही दूध और मिश्रण का अनुपात पूछ ले तो दूध तो 4 हो गया और मिश्रण हमारा 5 हो गया, तो 4/5, ठीक। तो आपका आंसर क्या है, ये आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये मिक्सचर का, पानी के साथ मिक्सचर का अनुपात पूछा है, तो ये तो पूछा नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको लगाना है तो ये भी लगा सकते हैं आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका वर्ग से है, क्षेत्र मिति से है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर हम देख लें कि वर्ग का एरिया जब भी निकाला जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वर्ग बना हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्ण, सूत्र होता है, अगर विकर्ण दिया हुआ है तो डायरेक्ट विकर्ण हो जाता है, विकर्ण का वर्ग बटे 2, ठीक है। तो बराबर क्या रखते हैं हम, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 6√2 का वर्ग बटे 2, ठीक। तो 6 क्या हो जाएगा, 36 हो गया, गुणे √2 कितना हो जाता है 2, ठीक, बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ है √2 है और गुणे √2 है, 2 बार हो जाएगा क्योंकि वर्ग है, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा √4। अब इससे 2 निकल आएगा तो क्या आया मान 2, तो हम यहीं से मान लेते हैं कि 2 आंसर है, ठीक है। तो ये 2 हो गया और बटे 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 बराबर क्या आ गया हमारा 36। अब ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर वर्ग या फिर वर्ग सेंटीमीटर। 36 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, 36 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे कि ये हमारा विकर्ण दिया हुआ है, या फिर हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि किसी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है, विकर्ण का सूत्र, विकर्ण क्या होता है a√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विकर्ण कितना हमें दे रखा है, ये 6√2 बराबर a√2, ठीक। तो √2 कैंसिल आउट, a बराबर क्या मिल गया हमें 6। तो वर्ग की भुजा हमें क्या मिल गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जब वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो गई तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा के उसमें, भुजा के संदर्भ में क्या होता है एरिया, एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा a²। तो बराबर क्या रखेंगे 6 गुणे 6 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। या विकर्ण का ये सूत्र होता है, विकर्ण का सूत्र याद नहीं तो आप ऐसे लगा सकते हैं, और विकर्ण का सूत्र आपको याद है तो आप ऐसे लगा लीजिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं,
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके कमेंट्स करिए। कमेंट्स जितने आप करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट हम लाएँगे। इससे पहले भी मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत ही अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आप जाके विज़िट करिए। और मेरी किताब भी एक पड़ी हुई है और पाई चार्ट के वीडियो भी पड़े हुए हैं, वो तो मैं आपसे बता ही चुका हूँ। तो आप लोग देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा है, तो चौथे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। किसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 बताने को कहा गया, किंतु भूल से उसने संख्या का 3/4 बता दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, सही संख्या है। तो क्या कह रहा है, 3/14 बताने को कहा गया, तो बता कितना दिया भूल से वो 3/4। कितना बताया, 3/4 वो बता दिया, और बताना कितना था 3/14। तो जो भूल से बताया है और जो बताना था, अर्थात जो भूल से बता दिया है वो कितना अधिक है, उसका आंसर जो आया है वो कितना अधिक है, 150 अधिक है, 150 अधिक है। जितना आंसर आना चाहिए, अगर 314 बताता तो जो आंसर आता है इसका, उस आंसर से कितना अधिक है, 150 अधिक है। तो ये हमारा समीकरण जैसे बन गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना लाएंगे यहाँ पे, 14 14 दून 28, 28 हम क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आ गया तो 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 4 सते 28, 7 त्रिक 21, ठीक है। तो ये आ गया 14 दून 28, 6 दूनी 3 दूनी 6, 14 दून 28, 2 आ गया, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 आ गया, बराबर आ गया ये 150। तो ये कितना बना, 15, 15/28 बराबर 150। अब ये आपको बता चुका हूँ मैं, जब भी इतना आ जाता है, भिन्न में आता है, जैसे 100 यहाँ पे परसेंट में दिया होता, 10%, 15% बराबर इतना, तो पूरा का पूरा किस में होता पूर्णतया, वो 100% में हमारा आंसर आता। तो यहाँ पे जब भिन्न में दिया रहेगा तो हमेशा हमारा क्या होगा, 1 पे पूर्ण होगा, तो 1 पे हम निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब 1 पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 हो गया, 150 ये ऊपर है तो नीचे जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर आएगा तो, और नीचे वाला ऊपर गुणे में हो जाएगा। तो 15 एकम 15 अर्थात 10 हो गया, बराबर कितना आ गया, 280। 280 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। 280 सही संख्या थी। सही संख्या क्या है हमारी, 280। आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पांचवा दिया हुआ है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहीं जाता है। मान लिया कोई ये दूरी है, ए है, यहाँ बी है, ठीक है। तो ये कितनी स्पीड से जाता है, जाता कितनी स्पीड से, 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी तक जाता है, और बी से ये साइकिल द्वारा आता है। बी से क्या करता है, साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए तक आता है। तो दूरी कितनी है, बराबर, अर्थात हम दूरी मान लेते हैं डी, ठीक। तो दूरी डी, दूरी जाने में, डी दूरी आने में, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2D। तो इस पर हम क्या लगाएंगे सूत्र, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर आपको ट्रिक से बता दूंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आता है क्या है, क्या पूछ रहा है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल लगा समय, ठीक है। तो कुल समय लिख देंगे, तो बराबर दूरी कितनी हो गई, डी दूरी जाने में प्लस डी दूरी आने में, तो 2D हो गई। अब ये क्या है, अब यदि समय की हम बात करें तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी हुई है, तो यदि हम यहाँ से टाइम निकालें तो दूरी हमारी कितनी है, डी दूरी तय कर रहा है, तो दूरी बटे चाल बराबर होता है समय। तो ये हो गया T1, और T2 की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डी बटे डी दूरी आ भी रहा है कितने चाल से, 16 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से, तो ये T2 हो गया और ये T1 आ गया, ठीक। तो इसको हम करेंगे कैसे, अब कुल लगा समय, पहला समय कितना लग गया, डी बटे 4 लग गया, दूसरा समय कितना लग गया, डी बटे 16 लग गया, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2D बटे, अब डी यहाँ से कॉमन है, डी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इस पे 1/4 प्लस 1/16,
अब और आगे सॉल्व करेंगे, डी से डी कैंसिल कर देंगे तो बच क्या गया 2 बटे 2 बटे क्या हो गया 1/4 1/16 है। तो इसको हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा। जब 16 आ जाएगा 4 चौक 16 4 आ गया और 16 एकम 16 तो बराबर क्या आया 2 गुणे 16 बटे का बटे है तो ऊपर चला जाएगा और ये 4 1 5 आ गया। तो 15 दूना 16 दूना 32 क्या हो जाएगा 16 दून 32 बटे 5 तो ये आ गया। अब इस पे क्या दिया हुआ है आंसर दशमलव में दिया है तो दशमलव ले जाएंगे 5 छक्का 30 30 हो गया और 20 हो जाएगा, दशमलव लगाया 20 हो गया, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 6.4 किलोमीटर प्रति आवर्स 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। एक तो ये हो गया आपका तरीका, और दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको सॉल्व कैसे करना है दूसरे तरीके से। यदि एग्जाम में आ गया आपके पास समय नहीं है या फिर आप इसको भूल जा रहे हो तो एक और फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। औसत चाल का क्या होता है, यदि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहीं जाता है, यह साइकिल से उतनी ही दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। ठीक है, तो यात्रा की औसत चाल क्या होगी, तो यहाँ औसत एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड को आप लिख लीजिएगा औसत चाल। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 2x y बटे x प्लस वाई, तो ये आपका औसत चाल का सूत्र होता है। जाने और आने में जो भी समय लगता है वो हो गया, तो ये औसत चाल हो जाता है। जैसे x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, तो कुल दूरी में औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल आपकी क्या कहलाएगी 2xy बटे x प्लस वाई। तो इस पे हम क्या करेंगे रख देंगे 2 रख दिए और x के स्थान पे 4 दिया हुआ है 4 रख दिया और फिर 16 y पे है 16 रख दिया, तो 16 4 20 नीचे हो गया, 2 1 कम 2 2 दहम 20, 16 चौके 64 कितना हो गया बटे 10। अब 10 है तो नीचे से हम दशमलव लगा देंगे 6.4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बस इतने में ही कर सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए मैं कर दिया हूँ, वरना आप केवल इतने में ही कर सकते हैं। केवल ये आपको फार्मूला याद है तो आप यहीं से कर लेंगे 6 4 16 4 हो गया 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा नीचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 16 हो गया 4 हो गया, 4 से काटा 5 आ गया, 5 से फिर सीधा हम ये बना सकते हैं यहाँ बन जाएगा, या तो और भी आसान कर सकते हैं ऐसे। ठीक, 2 से काट के 10 ला लिए 16 चौके 64 करके ऐसे बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं आपके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। अब ये कह रहा है कि यदि इस साल शुरू में, जैसे हमारा साल शुरू होता है जनवरी में, तो जनवरी दिसंबर में ये लागू हो गया कि जनवरी से 5% बढ़ जाएगी जनसंख्या। जब जनवरी में बढ़ी 5% जनसंख्या तो कितना आ गई 9261 आ गई। जब बढ़ गई जनसंख्या तो 9261 जनसंख्या पूरी आ गई। तो कह रहा है 24 के पहले 3 साल पहले, तो 3 साल पहले क्या थी 9261 से कम जनसंख्या थी। हमें पता है कि कम जनसंख्या थी, जब बढ़ी है 5% तभी हमारी जनसंख्या कितनी हो गई है 9261। तो इसको हम क्या कह सकते हैं 9261। ठीक, अब ये जनसंख्या कब बढ़ी है, अब यहाँ हमें ये भी पता है कि 5% बढ़ गई है तो कितना हो जाएगी ये 105। ठीक, अब कह रहा है कि 9261 आ गई है जब 5% बढ़ गई है, तो 3 साल पहले जब पहले जाएंगे तो हमारी जनसंख्या क्या रही होगी कम रही होगी। अब कम होने का मतलब क्या है 105 ये आ गया और 100 हमारे पास है 105 है, तो अगर 105 का हम गुणा करेंगे 100 का भाग करेंगे तो हमारी जनसंख्या 9261 से अधिक निकल जाएगी। तो इसको हम कम कर देंगे क्योंकि 3 साल पहले पूछ रहा है, तो इसको हम कम कर देंगे। जब कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटे 105। ठीक, फिर इसको 100 बटे 105, फिर 100 बटे 105।
अब ये क्यों किए, क्योंकि 3 साल पहले पूछ रहा है, 3 साल पहले का हम लगा दिए फार्मूला, 3 बार इसको रख दिए। अब इसको काटेंगे 20 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 5 से 21 आ गया, 5 से काटे 21, 5 से काटे 21, तो ये गुणे में है, ये भी गुणे में है, ये भी आपस में गुणे में है। तो ये 21 क्या है, 21 का हम क्या होता है 441, और 441 से 21 का हम होता है 9261, मतलब एक बार जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000, ये आपका आ गया 8000 आंसर। ये आपका 8000 आंसर, अर्थात आपका डी नंबर सही आंसर है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको करना चाहें कि 105, जब 5% बढ़ी है जनसंख्या तभी 9261 जनसंख्या आई है, तो 9261 जनसंख्या आ गई। अब कह रहा 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो इतने में जब इतना आई है तो इसी का हम 3 वर्ष का निकाल लेंगे। 3 वर्ष में कि 3 वर्ष में कितना जनसंख्या हो जाएगी, हुई होगी 3 वर्ष पहले जब थी, यहाँ से हम चल रहे हैं 3 वर्ष बाद की हम देख रहे हैं, तो 3 वर्ष बाद यहाँ पे कितना आया था 105 में, जब 5% की वृद्धि हुई है पिछले साल में, तब इसकी जनसंख्या आई 9261, जब पिछले साल में 5% की वृद्धि हुई। अब 3 साल पहले जाएंगे तो 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, 3 बार इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 105, ये इतने में क्या है 9261, तो इसी में क्या होगा 100 में पूरा हो जाएगा, 100 गुणे 100 में निकाल लेंगे, तो 9261 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे 105 गुणे 105 गुणे 105, ठीक। अब यही वाला फिगर हमें मिल गया, ये वाला फिगर, अब यही सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा कितना 8000। तो हम ऐसे भी दर्शा के लगा सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए, फिगर से समझ में आए तो वो सही है, अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे आप कर लीजिए, 3 साल बैक करके कर लीजिए, आपका आंसर सही आएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 96 है, उन संख्याओं का योग होगा। उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब भी अनुपात लगाते हैं हम, अनुपात वाली संख्याएं होती हैं तो उनका मासा क्या होता है, कट गया होता है, क्योंकि दोनों संख्याओं का मासा यहाँ से कैंसिल है, तो इस पे हम क्या मानेंगे, मासा मान लेंगे x, माना क्या मासा मान लेते हैं, मासा कितना है बराबर x या CF, ठीक है, x हमारा मासा है, तो इसको हम क्या करेंगे, या फिर मासा ना कह के हम इसको हम क्या कह लेते हैं, दो संख्याओं का अनुपात। जब ये अनुपात हम तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 2x पहली संख्या मानते हैं और दूसरी संख्या क्या मानेंगे 3x, ठीक है, तो ये पहली संख्या आपकी हो गई 2x और दूसरी संख्या हो गई 3x, ये संख्याएं हम मान लेते हैं जब भी हम अनुपात तोड़ते हैं। और यहाँ कहना भी चाहें तो x क्या है, दोनों जगह मासा होता है, मासा दोनों में जुड़ के आएगा तो क्या गुणा होके आएगा, तो क्या होता है, हमारी संख्या बनती है। जब संख्या बनेगी तो पहली संख्या का क्या हो गई 2x, दूसरी संख्या हो गई 3x, और कह क्या रहा है, दोनों का गुणनफल 96, दोनों का गुणा करने पर कितना आता है 96, तो दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6x² बराबर 96। अब 6 कम 6 16 छक्का 96, तो x² बराबर कितना आ गया हमारा 16, तो x बराबर आ जाएगा 4, तो ये x बराबर आ गया। अब टोटल क्या कह रहा है, संख्याओं का योगफल होगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का योग कितना आ गया 5x, दोनों का योग 5x, x का मान 4 आ गया, तो योगफल कितना आ जाएगा, योगफल फर्स्ट प्लस सेकेंड का, ठीक है, योगफल कितना आ जाएगा 5 × 4 बराबर 20, 20 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, तो ये आ जाएगा। कुछ लोग इसी में क्या कर देते हैं, जैसे कि ये 3 दूनी 6 कर दिए, गुणनफल दिया तो 6 करके 6 का 16 पे बराबर कर दिए, तो 6 को अगर हम काटेंगे तो
6 को करके 96 पे बराबर कर दिया, 16 गलती से निकल गया। ये जैसे 6 हो गया और 96 हो गया, तो 3 दूनी 6 करेंगे, 6 बराबर 96 कर देंगे। जब 6 बराबर 96 कर देंगे तो ये 6 बराबर 96 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 छक्का 96, 16 आ जाएगा। और 16 को हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग करके 5 करके और 16 से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा 80 आ जाएगा। और 80 यदि इसमें दिया है तो आप 80 मार के आ जाओगे आंसर, तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी संख्याओं की बात कर जाए, संख्याओं को गुणनफल दे दे और संख्याएं अनुपात में दे दे, तो ये करिए कि वो कब संख्याएं बनती हैं, जब उनके मासा से उनमें अलग अलग हम गुणा कर देते हैं तो वो हमारी संख्याएं निकल के आ जाती हैं। जैसे पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x, तो इनका हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तभी हम गुणनफल के बराबर रखेंगे। तो कितना आ गया, 6x² बराबर 96, तो x बराबर कितना आ गया, 4। अब दोनों का योग पूछ रहा है, तो 3 2 5, 5x, तो 5x बराबर मतलब 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे करिए, ये सही तरीका है, वो गलत है, वो गलत करा देगा आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यदि कोई धन n गुना हो जाता है, जब n गुना कोई धन हो जाता है, n गुना लिख देते हैं, n गुना कोई धन भी हो जाता है, कोई धन हो जाता है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, रेट अर्थात r निकालने के लिए हो जाता है n-1 इंटू 100/t। तो ये हो जाएगा कितना, 2 में से 1 गए, 1 हो गया, गुणे 100 हो गया, बटे समय कितना हो गया, 16। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 25 बराबर 25 बटे कितना हो जाएगा, 25/4। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 अर्थात 4 छंग 24, 24 1 25, 6 सही 1/4%। ये क्या है, आपकी दर है, तो ये प्रतिशत में आएगी, 6 सही 1/4%। या तो यहीं से हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई धन है आपका 2x, ठीक है, और आपका मूलधन कितना था, x था, आपका मूलधन x है, p आपका x है, और a आपका क्या है, मिश्र धन a है, 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना हो जाता है। जब धन 16 वर्षों में कुछ मिलता है उसको ब्याज और मूलधन मिला के क्या होता है, a हो जाता है, मिश्र धन अमाउंट हो जाता है। तो ये मिश्र धन है और ये आपका प्रिंसिपल है, तो ये यहाँ से ब्याज कितनी आ जाएगी हमारी, x आ जाएगी। तो ब्याज बराबर लगा देंगे, x बराबर मूलधन गुणे दर, दर कितनी है, r निकालनी है, गुणे समय 16/100 कर देंगे। तो x से x कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ से हम r निकालेंगे तो भी वही हमें प्राप्त हो जाएगा, 100/16। तो ये हमें r बराबर इतना प्रतिशत प्राप्त हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। लगाने की विधि ये है आपकी और ट्रिक आपकी ये है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये थोड़ा सा आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं, प्रत्येक प्लेट की परिधि है। तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हम बना लें कोई, यहाँ से फिगर उठा लें हम, यहाँ से जैसे हम फिगर उठाते हैं कोई वर्ग, ठीक है, ये कोई वर्ग आ गया आपका। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, एरिया मतलब ए स्क्वायर कितना है, 784। तो ये आपका कितने का वर्ग है, एरिया, ये क्या आता है, एरिया का सूत्र है भुजा स्क्वायर। वर्ग के एरिया का सूत्र क्या है, भुजा स्क्वायर। ये मान लिया गया वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग के एरिया का सूत्र है भुजा स्क्वायर 784। तो 784 किसका वर्ग है, ये आपका होता है 28 का वर्ग, 28 का वर्ग। यदि आपको वर्ग में दिक्कत आ रही है तो मैं वर्ग वाले वीडियो बना के डाला हूँ, कैसे निकाला जाता है, तो आप वहाँ देख लीजिए, या एक नज़र यहाँ भी देख लीजिए। 4 लास्ट में किसके आता है, 2 के आता है। तो 22, अगर 22 का वर्ग करेंगे तो हमें पता है 22 का वर्ग इतना आता नहीं है, 22 का वर्ग इतना
आता नहीं है। और 28 को वर्ग करेंगे और 8 में 4 आता है तो 8 में 4 हो गया और 2 दूनी 4, 4 आएगा। और यदि यहाँ 3 होता तो 3 त्रिक 9 ज़्यादा हो जाता, मतलब 28 का ही है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 8 अट्ठाई 64 की 4 और 6 आ गया, 8 दून 16, 16 दून 32, 32 6 38, 3 आ गया, 2 दूनी 4 3 7, मतलब 28 का वर्ग है। चेक कर लिए आप, तो ए बराबर आ गया आपका 28। यदि यहाँ पे ऐसे करके हम वृत्त बना लें, जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वृत्त बनाए जाते हैं, इसके अंदर ऐसे ही वृत्त बनाए जाते हैं जो इनको टच करता है। ये थोड़ा बहुत इधर उधर बने तो आप समझ लीजिएगा कि ये वृत्त ही हैं, क्योंकि ये इस पे इतना अच्छा बन नहीं पाएगा। अब या तो ये गोल बने या ना बने, लेकिन आप समझिएगा कि वृत्त ही है। टोटल सभी क्या है, बराबर हैं, सभी एक तरह से बराबर हैं ये। सब एक तरह से बराबर हैं, बराबर सेम है। तो इस पे क्या दिया हुआ है, इस पे ये दिया हुआ है कि ये यहाँ से भुजा हमारी कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर आई है, ठीक। तो ये यहाँ से क्या हो गया, ये इसका क्या है, यहाँ पे सेंटर है इसका, ये सेंटर है। तो पहले का व्यास दूसरे का व्यास पूरा क्या आ गया, ये भुजा। जब ये भुजा आ गई तो ये कितना है, 28 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 28 सेंटीमीटर दिया है, पूरी 28 सेंटीमीटर दिया है। तो यदि हम दोनों समान हैं, वृत्त समान है, तो यदि हम इसको आधा आधा कर दें, यहाँ से पार्टीशन कर दें, मतलब ये वृत्त के बीचों बीच से पार्टीशन यदि हम ऐसे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 28 का आधा 14 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से 14 आ गया। व्यास इसका एक वृत्त का कितना आ गया, 14 आ गया। और एक वृत्त का यदि व्यास 14 आ गया है, एक वृत्त का व्यास 14 आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 आ गई है, तो ये क्या है, ये भी बराबर बराबर है, सेम है। तो इसको हम काटेंगे तो इधर बराबर, ये कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो मतलब त्रिज्या हमारी क्या निकल आई, 7 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर बराबर हमें 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्लेट की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि का सूत्र आपका होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 2 पाई का 22/7, आर का मतलब 7, 7 से 7 बराबर हो गया 22 दून 44 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया परिधि 44 सेंटीमीटर। आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर 44 सेंटीमीटर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे निकालें हम इसको। तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, एक रेजिमेंट में सिपाही 10, 15 और 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाएं। उनकी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, एलसीएम, आपको बता चुका हूँ, न्यूनतम का मतलब एलसीएम होता है। तो पूर्ण वर्ग बनाएं, पूर्ण वर्ग अभी हम बनाएंगे, पहले देख लेते हैं। 10 और 15 दिया हुआ है, 15 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। 10 दिया है तो 10 का 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है। और 15 का हो जाएगा 3, 5 हो जाएगा, और 25 का हो जाएगा 5, 5। तो इसमें जो भी कॉमन है, जो कॉमन है पहले हम उनको निकाल लेंगे। 5 कॉमन है, जो कॉमन होगा उसको हम 1 ले लेंगे, तो 5 कॉमन है 5 ले लिए। 2 बच गया 1 तो 2 ले लिए। 3 बच गया 3 भी ले लेंगे। कॉमन में मतलब जितना होगा, जो कॉमन होगा उसको लेंगे, और जो बच जाएगा उसको एलसीएम में हम ले लेंगे। 5 1 बच रहा है तो हम 5 भी यहाँ ले लेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, अर्थात 150। टोटल एलसीएम हमारा क्या हो गया, 150, अर्थात 150। एलसीएम कितना आया, 150। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाएं। पूर्ण वर्ग कब बनता है, जब ये जैसे 5 यहाँ 1 है, ये है तो 2 वर्ग हो गए, तो इसका मतलब वर्ग हो गया।
दो 5 हो गए, मतलब ये 5 का वर्ग हो गया, मतलब ये पूर्ण वर्ग 5 बन गया। और दो अभी पूर्ण वर्ग नहीं बना है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं बना है, इनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से हम और गुणा करते हैं, 2 से और एक 3 से। इतने से यदि हम इसके एलसीएम में गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 150 आ गया। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 50 गुणे 6 बराबर 3 दूना 6, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 900। तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग बन गया। पूर्ण वर्ग बन गया तो कितना हो गया आपका 900, अर्थात बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। आप ऐसे लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक स्कूल में 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से क्रमशः 60% और 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत दर प्रतिशतता कितनी है। अब कह रहा है कि 80 छात्र हैं और 60 छात्र हैं। जब 80 छात्र हैं उत्तीर्ण, मतलब पास वाले बच्चे कितने हो गए टोटल, 80 छात्र हैं, 80 छात्रों में कितने उत्तीर्ण होते हैं, 60%। 60%, 100 से 0 0 कैंसिल, 8 छंग 48, 48 बच्चे उत्तीर्ण हुए। और फिर पास कितने हुए सेकंड वाले पे, जिसमें 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चे में कितने हो गए, 60 कितना उत्तीर्ण होते हैं, 80%। तो 80% निकाल लिए, 0 0 8 48, दोनों में कितने उत्तीर्ण हो गए, 96 उत्तीर्ण हो गए, दोनों में 96 उत्तीर्ण हुए। और टोटल बच्चे कितने हैं इनके पास, ये 140, 80 60 140, टोटल बच्चे 140 हैं और उत्तीर्ण कितने होते हैं, 96। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा है, औसत दर प्रतिशतता कितनी है उत्तीर्ण छात्रों की। तो कितने उत्तीर्ण हुए, 96 कितने में से, 140 में से। तो यही हो गया, प्रतिशत निकाल देंगे। अब इसको 2 से काटेंगे, 0 से 0 पहले काट देंगे, 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 48 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 480। तो 480 बटे ये हो जाएगा 7, 480 बटे 7। अगर इसमें आंसर दिया होता तो आप आंसर रख देते, लेकिन इसको और सॉल्व करा रहा है तो क्या करेंगे, इसको 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो गया। और 42 के बाद 6 बच गया, 60 हो गया, 7 अठे 56 हो गया। अब बचा कितना, 4, तो 4 ऊपर रख देंगे जो बच गया, और 7 जो आपका बचेगा वो ऊपर आएगा, जितनी बार भाग जाएगा वो यहाँ आएगा। अब क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत में क्यों आ गया, क्योंकि परसेंट पूछ रहा है, 100 का गुणा कर चुके हैं, तो ये आपका आंसर आ गया 68 सही 4/7, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन। यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है, 20% की छूट देना चाहता है, उसे खिलौने को 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 रुपये में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत होगा। यदि 405 रुपये में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, कब, जब वो खिलौने पे 20% की छूट देना चाहता है तो उसे खिलौने को 300 रुपये में बेचना पड़ता है। जब 300 रुपये में बेचना पड़ता है उसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20% की छूट दे दिया, मतलब 80 पे बेच रहा है, तो कितना आया 300, 80 पे बेच रहा है 80% पे, तो कितना आ रहा है 300 का बेच रहा है। जब 100 का बेचेगा तो क्या हो जाएगा, ये 300 गुणे 100 बटे 80, तो ये से ये 0 कट गया, और 4 से काटेंगे 4 दूना 8, और ये 25 हो जाएगा, 2 15 30, तो 15 पचे 75 की 5, 15 दूना 30, 7 37, ये आपका आ गया 375 रुपये। ये आपका आया 375 रुपये, ठीक है। तो 375 रुपया आपका आया, क्या है ये आपका आया है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस आपका कहलाता है अंकित मूल्य। ये आपका कहलाएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा था सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी एसपी देखा था, पिछली वीडियो में डाला हूँ। यदि आपको सीपी निकालना है
और एसपी दिया है तो आप क्या करते हैं, एसपी रखते हैं और जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको 100 में हम ऐड करते हैं, घटा देते हैं और बटे हम 100 रख देते हैं। और एसपी निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा सीपी निकल आता है। यहाँ क्या मैटर चलता है, मार्क प्राइस। कोई भी दुकानदार आपको छूट देगा तो वो क्रय मूल्य में छूट नहीं देगा। अगर आप क्रय करते हैं, जितने का आप सामान खरीदते हैं तो उसमें छूट आपको नहीं देगा, क्योंकि क्रय मूल्य वही जानता रहेगा। और जो इस पे मार्क प्राइस रहेगा, मार्क प्राइस का मतलब जो अंकित रहेगा उस पे मूल्य, जितना मूल्य छपा रहेगा उसी में वो छूट देगा। और जितने पे वो खरीदेगा, मतलब वो यही सोचेगा कि जितने का मैं खरीदा हूँ उससे अधिक का ही बेचूं। छूट देने के बाद भी वो जितने खरीदता है उससे अधिक का बेचता है, तभी उसको लाभ मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। ये आपका आ गया मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस जो होता है वो एक तरह से सीपी की तरह काम करता है। जब सीपी नहीं रहता तो सीपी की तरह काम करता है। अब ये कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका, यदि वह उसे कितने पे बेचे, 405 रुपये पे बेचे, 405 रुपये पे बेचेगा, कितने का प्रॉफिट होगा इसको यहाँ से, 30 का। ठीक है, 30 का प्रॉफिट हुआ, कितने का लाभ हुआ, 30 का। अब बेचा, मार्क प्राइस इसका कितना है, और ये कब, जब सीपी नहीं होता है तो ये सीपी की तरह काम करता है। सीपी की तरह मतलब 375 में से ही कितना लाभ हो रहा है, 30 रुपये का। तो 375 में ही हम परसेंट निकाल देंगे, कितने का परसेंट होगा लाभ। तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 15 दूना 30, बराबर क्या हो जाएगा, 4 दून 8%। कितने का लाभ हो जाएगा, 8% का। आपका ए नंबर, ए आंसर आपका करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसको रोक के क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है 738 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3:4 है। तदनुसार उसमें बी का हिस्सा कितना था। जब भी ऐसा आता है क्वेश्चन कि किसी भी रुपए को हम 738 रुपए को किसी भी अनुपात में बेचते हैं, अनुपात में बांटते हैं, जैसे ए बी सी के अनुपात में बांट रहे हैं, तो ए बी सी का जो भी अनुपात होगा उसका योग कितना आएगा, 4 3 7 2 9। ठीक, योग और गुणे, जिसका हम निकालेंगे, जैसे बी का निकालना है तो बी का हिस्से का गुणा, अर्थात 3 का गुणा। तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 दून 6, 3 चौके 12, 3 छंग 18, बराबर कितना आ गया, 246। यही आपका क्या हो गया, आंसर। आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही आप सॉल्व कर जाओगे, कुछ भी नहीं करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी 5% का लाभ होता है, 5% का लाभ कमाता है। 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो ये है क्वेश्चन आपका। यदि 5% का लाभ कमाता है तो कितने पे, 100 पे 5% का लाभ कमाता है तो 105 पे क्या करता है, बेचता है। तो मतलब क्या होता है, उसको 21,000 में बेचता है। ठीक है, जब 105 पे बेचता है, 105% पे बेचता है तो 21,000 में बेचता है। जब 15% का लाभ कमाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 15% का लाभ कमाने के बाद 115। तो 115 पे जब बेचेगा तब कितना लाभ होगा इसको, 21,000 गुणे 115 बटे 105, ये हो गया। 5 से काट दिया, 5 दून 10, 5 से कम 5, 5 दून 10, 5 तियाँ 15, 21 से कम 21, तो ये 1,000 हो गया। 23 से कम 23, क्या हो गया, 23,000। तो कितने रुपए का, 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 23,000 रुपये में यदि बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा। आपका ये नंबर करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब एक ही वस्तु को, मतलब एक ही क्रय मूल्य हो और उसमें कुछ परसेंट लाभ दिया हो या हानि दिया हो, फिर उस पर कह रहा है कि इतने परसेंट लाभ कमाने के लिए या हानि पर बेचने के लिए कितने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, तो आप ऐसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बनता है एग्जाम में, इसलिए इसको रखा गया है। अब 15वां क्वेश्चन देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है, बी अकेले 6 दिनों में
काम के 2/5 भाग को कर सकता है। और सी मिस प्रिंट हो गया है तो सी यहाँ आप बना लीजिएगा। सी अकेले 6 दिनों में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। ए बी सी एक साथ काम करेंगे तो पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा। तो इसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले ए क्या करता है, 1/4 भाग काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में। यदि आप ऐसे देख लीजिए, यदि आपका ये काम पूरा है, पूरा एक है, ठीक, पूरा काम है, तो इसको 4 हिस्सों में हम बांट देते हैं, 4 हिस्सों में। तो इसका एक हिस्सा ये काम कितने दिन में करता है, 1/3 दिन में ये करता है। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करता है। 1/4 भाग को 3 दिन में कर रहा है इसको। तो एक काम को 3 दिन में कर रहा है तो इतना पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6, 3, 9, 3, 12। ये तो सीधा हो गया। तो अब इसको देखिए कि 1/4 भाग को 3 दिन में कर रहा है तो एक काम को कितने दिन में करेगा, एक काम को करेगा 12 दिन में। तो ए करेगा 12 दिन में कर सकता है पूरा काम। बी को ऐसे ही निकालेंगे हम। बी कितना कर रहा है, 2/5 भाग को 6 दिन में कर रहा है। तो एक काम को कितने दिन में कर लेगा ये, 6 × 5/2, 2 तियाँ 6 बराबर 3 × 5 = 15 डेज में। सी का ऐसे निकालेंगे। सी कितने दिन में, 3/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, ये भी 6 दिन में कर रहा है। तो एक काम को ये कितने दिन में करेगा, 6 × 5/3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10, मतलब सी का कितना आया, 10 दिन। सी का 10 दिन आ गया, बी का आ गया 15 दिन, ए का आ गया 12 दिन। अब तो ये सेम बन गया क्वेश्चन आपका, कैसे कि ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में, सी कितने दिन में करता है, 10 दिन। तो इनका सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब तो ऐसे क्वेश्चन आप लगाए हैं, आप लगा लेंगे आराम से। तो 12 × 5 = 60, 5 यूनिट पर डे करता है। बी कितना, 15 × 4 = 60, 4 यूनिट पर डे। सी कितना, 6 यूनिट पर डे करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 15 यूनिट। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 यूनिट एक दिन में करते हैं। तो 60 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 60/15 कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 15 × 4 = 60। तो ये कौन काम किए हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 4 डेज। आपका आंसर है बी नंबर, 4 दिन। ये आज के 15 सवाल हैं। पाई चार्ट के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो वो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो भी पेपर में आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आराम से बढ़िया सो के जाइए, आराम करके जाइए, बिल्कुल फुल नींद लेके जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए। आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप लोग आराम से करिएगा, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है कि यार हमारा क्वेश्चन छूट रहा है, ये है। आप शुरू से ही करिए, बहुत ही आराम से करिए, बढ़िया से करिए। आप देखते जाइए, टाइम भी देखते जाइए कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा कि नहीं। आप रीजनिंग करेंगे और हिंदी करेंगे, जीएस करेंगे, तो आप जीएस, हिंदी, रीजनिंग में ज़्यादा समय लगना नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट, रीजनिंग में मान सकता हूँ कि 20 से 25 मिनट आपको लग सकते हैं। और हिंदी में आपकी 15 मिनट जीएस या फिर 20-20 मिनट रख लीजिए, तो भी आपके पास पर्याप्त समय मैथ के लिए बच जाएगा। और मैथ आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत ही अच्छी कर पाएंगे। और यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं, जो भी याद आता है वहाँ पे आप उससे कर लीजिए, लेकिन आंसर ज़रूर लगाइए। अगर आपका लग रहा है कि ये सही है, हमारा आंसर आ गया है, तो आप करेक्ट आंसर चूज़ करिए। और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ढेर सारी बधाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे हम। थैंक यू।